हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है, ये जो हमारी बॉडी के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला फ्लूइड मटेरियल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो क्या होता है? वो होता है ब्लड, लिम्फ, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि सर्कुलेट करने वाला, ब्लड को, बॉडी फ्लूइड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने वाले सिस्टम के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बायो का चैप्टर है, क्लास 11th का 18 चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमें हमारे जो बॉडी में पाए जाने वाले मटेरियल हैं उनके बारे में जानने के को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम इसमें ब्लड, लिम्फ टिश्यू, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, कार्डियक एक्टिविटी और सर्कुलेटरी सिस्टम से होने से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। बात करते हैं ब्लड। ब्लड एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? हमें पता है कि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है अलग अलग नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब जो ऑक्सीजन आपके लंग्स के पास पहुंची है वो सारे के सारे सिर्फ लंग्स को तो नहीं चाहिए, बाकी के जो अलग अलग ऑर्गन हैं जहाँ पर मेन फूड को ब्रेक डाउन करना है वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसी सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। उन एक्टिविटी से कोई ना कोई वेस्ट भी निकलता है, कोई ना कोई यूज़फुल प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो उन वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए भी हमें क्या है, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हैं या सिलेंट्रेटा हैं, इनमें सिंपली क्या है कि ये वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये अपने सराउंडिंग से ही इनकी जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्ट होती हैं। डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने के कारण इन जो वेस्ट सब्सटेंस और जो यूज़फुल सब्सटेंस का है उनका एक्सचेंज एनवायरनमेंट में डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका बॉडी डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि हर एक जो मसल्स है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से अटैच या कांटेक्ट में नहीं होती। तो सभी ऑर्गन्स तक, सभी सेल्स तक अलग अलग मटेरियल को पहुंचाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हमारे आज का जो ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका सबसे पहला पार्ट है ब्लड। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो कनेक्ट करने का काम करेगा, जो जोड़ने का काम करेगा। एक्चुअल में इसको दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। जो ब्लड होता है इसमें जो आपको फ्लूइड मटेरियल, जो तरल पदार्थ दिखाई देता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। और दूसरा इसका मेन पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का एक फ्लूइड मटेरियल होता है। टोटल 100% ब्लड में से 55% जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है और जो 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि 3 अलग अलग तरह की जो ब्लड सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमेटोलॉजी। जो हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। जो ब्लड की फॉर्मेशंस होती हैं, आप अब पढ़ोगे कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनको कौन बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स को कौन बनाता है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है उसको बोला जाता है हेमियोपोएसिस। जब फीटस स्टेज का मतलब क्या है? जब बच्चा यूटेरस में होता है तो उनमें फीटस स्टेज में, तो उसमें जो ब्लड की फॉर्मेशंस है वो यॉर्क सैक के द्वारा की जाती है। यानी कि सभी तरह के जो बोन मैरो हैं वो ब्लड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ जो लॉन्ग बोन मैरो हैं जिनको हेमियोपोएटिक टिश्यू के नाम से जाना जाता है वही ब्लड की फॉर्मेशन
कर सकते हैं। तो ब्लड में हमने पढ़ लिया कि ब्लड के मेन दो पार्ट्स हैं, जो एक फ्लूइड में पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे पार्ट्स को हम सेल्स या फोम्ड सेल्स का एलिमेंट के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। 55% जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अब जो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% तक अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इन प्रोटीन में अगर हम बात करें तो फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन, ये 3 मेजर टाइप के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। फिब्रोनोजिन नाम का जो प्रोटीन है ये ब्लड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में, ब्लड को कोगुलेट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद सेकंड जो प्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, मेनली ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम संभालता है, डिफेंस मैकेनिज्म करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स के अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, तो इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड, ये सारे भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं और अलग अलग फंक्शनिंग हमारी बॉडी को बैलेंस करने में काम करते हैं। बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि हमने अभी फिब्रोनोजन के बारे में पढ़ा, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। ये जो फिब्रोनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फिब्रिनोजन को अगर आप हटा दोगे तो उसको क्या कहेंगे, सीरम के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिकली प्लाज्मा के बारे में की। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि 3 तरह की जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, और ये हमारे टोटल ब्लड का 45% जो है वो इन्हीं फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। रेड ब्लड सेल्स को आर्थ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्थ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा संख्या की कोशिकाएं होती हैं। और अगर हम बात करें एक हेल्दी पर्सन में 5 से 5.5 मिलियंस जो आरबीसीज हैं वो पाई जाती है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 to 4.5 मिलियंस आरबीसी पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो रेड बोन मैरो जो है वो इनकी फॉर्मेशन करता है। रेड ब्लड सेल्स की सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मामल्स की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनकी शेप की अगर हम बात करें तो बाइकनकेव शेप्ड होती हैं। रेड कलर्ड होता है इन सेल्स का। रीज़न क्या है हमारे ब्लड का रेड कलर? रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से रेड कलर्ड है? तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हो। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। उसी आयरन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है? रेड होता है। नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसमें हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो 12 to 16 ग्राम जो होता है पर 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है। कहाँ काम आता है हीमोग्लोबिन? तो मेनली रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करवाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज़ हैं। और कहाँ पर जाकर ये डिस्ट्रॉय होती हैं? आफ्टर 120 डेज़ तो स्प्लिन में जाकर ये क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। स्प्लिन जो होता है वो इमरजेंसी में एक ब्लड बैंक की तरह भी काम करता है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह की ब्लड सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, न्यूक्लिएटेड
इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन इनकी जो नंबरिंग है वो रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इनकी जो संख्या है, नंबर है 6 to 8,000 इनका रेशो होता है। अगर हम बात करें ल्यूकोसाइड, ये बहुत शॉर्ट लाइव्ड होती हैं। ल्यूकोसाइड्स को, वाइट ब्लड सेल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। जो पहला है ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, इनका जो डिवीज़न है, इनके ऊपर स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये 3 जो हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स हैं। एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये जो हैं ये ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वाइट ब्लड सेल्स हैं। टोटल सेल्स का 60 to 65% वाइट ब्लड सेल्स का न्यूट्रोफिल पाई जाती है, और सबसे कम जो पाई जाती हैं वो है बेसोफिल। जो बेसोफिल हैं वो 0.5 से 1% ही पाई जाती हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट्स होती हैं वो जो हैं फैगोसिटिक नेचर की होती है। फैगोसिटिक नेचर से मतलब क्या है कि बाहर से आने वाले जो भी फॉरिजन हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। बेसोफिल्स, सेकंड हम बेसोफिल्स का फंक्शन करेंगे। जो बेसोफिल्स हैं वो कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट करते हैं जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिनिन, जिनकी वजह से क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है ओसिनोफिल, जो आपके वाइट ब्लड सेल का 2 से 3% पाई जाती हैं। वो हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को रोकती हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होती हैं। लास्ट जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे ब्लड का 20 to 25% पाया जाता है। ये मेजरली 2 टाइप्स की होती है, बी एंड टी फॉर्म, और ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। अगर हम नंबर ऑफ WBC के अकॉर्डिंग करें, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, उससे कम लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर ओसिनोफिल एंड सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल्स। अगर हम टोटल तीनों तरह की ब्लड सेल्स की नंबरिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कितनी होती है 5 to 5.5 मिलियन। फिर प्लेटलेट्स होती है 1.5 से 3.5 लाख, और लास्ट में सबसे कम पाई जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स 6,000 से 8,000। ठीक है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो जो वाइट ब्लड सेल्स की अगर नंबरिंग कम हो रही है तो उसको बोला जाएगा ल्यूकोपेनिया, एंड अगर नंबरिंग इंक्रीज हो रही है तो उसको बोला जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जो हमारे जब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाती है, चोट वगैरह लग जाती है तो एक्सेसिव ब्लड के फ्लो को बहने से रोकती हैं। अब आता है ब्लड ग्रुप। हमें पता है कि हमने सुना भी होगा कि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड बी पॉजिटिव है। तो ये जो ग्रुपिंग है ब्लड की, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। मेजर हमने 2 ब्लड ग्रुप को टाइप में डिवाइड किए, एक होता है ABO ग्रुपिंग और दूसरा है RH ग्रुपिंग। तो पहले हम ABO ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। मेनली जो ABO ग्रुपिंग है वो 2 सरफेस एंटीजन A और B, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग किया गया है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके सरफेस के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन 2 तरह के हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। तो इनके बेस पर 4 अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, A, B, AB एंड O। तो यहाँ पर जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को दिया जाता है तो उससे पहले प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग की जाती है। तो ये क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मेनली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। अब जो A ब्लड ग्रुप है
ये जो ए ब्लड ग्रुप इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक एंटीजन है, ए एंटीजन। अगर ए एंटीजन उसकी सरफेस पर है तो उसको बोला जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और जो एंटीजन होगा उसका अपोजिट जो सेल है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। तो उस सेल के एंटीबॉडीज क्या होंगे, एंटी बी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप का, तो बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा यानी कि उसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, तो उसका एंटीबॉडीज क्या होगा, एंटी ए। थर्ड, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसकी सरफेस पर ए एंटीजन भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन उसकी सेल के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा। लास्ट ब्लड ग्रुप जो ओ है, ओ कब बोला जाता है, जब रेड ब्लड की सरफेस पर कोई भी एंटीजन ना हो, ना ही ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, तो कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और अगर हम इसके एंटीबॉडीज़ की बात करें तो इसमें एंटीबॉडीज़ ए भी हैं एंड एंटीबॉडीज़ बी भी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो किससे ब्लड ले सकता है, तो वो उससे ब्लड ले सकता है, यानी कि एक तो वो खुद के जो सेम ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है, दूसरा वो ब्लड ग्रुप ले सकता है ओ से। ओ से क्यों ले सकता है, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी बॉडी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। सेम एज इट इज़ जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। नेक्स्ट ए बी, जो ए बी है उसको जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो सभी से ब्लड ले सकता है। एंड ओ ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि वो सभी को डोनेट कर सकता है। तो जो सभी को डोनेट कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ।